गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, नियोजित विकास की राजनीति के बारे में हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी। तो पिछली वीडियो में हमने योजना आयोग के बारे में पढ़ा, उसके कार्य पढ़े, नियोजन क्या होता है, विकास क्या होता है, और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में भी जिक्र किया। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हमने पढ़ा। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी आपको, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद विश्व की अर्थव्यवस्था काफी डाउन चली गई थी। विश्व के बहुत से देशों में जो नियोजन की जो प्रणाली थी ये बहुत प्रचलन में थी। जैसे जापान और जर्मनी ने अपनी अर्थव्यवस्था को नियोजन के माध्यम से बहुत जल्दी ऊपर उठा लिया था। ऐसे ही सोवियत संघ ने भी नियोजन के माध्यम से दिनों दिन अपनी बहुत ज्यादा उन्नति कर ली थी आर्थिक क्षेत्र में। तो उसी से प्रभावित होकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश में भी नियोजन की नीति अपनाई, योजना आयोग का गठन किया। और अगर पूछा जाए आपसे नियोजन की प्रेरणा हमें कहाँ से मिली? सोवियत संघ से। नियोजन की प्रेरणा हमें सोवियत संघ से मिली। तो अब आगे चलते हैं कि जो नियोजन की बात थी ये 1940 और 50 के दशक में बड़ी चरम पर थी। हमारे देश में भी ये कोई नई बात नहीं थी। आजादी से पहले ही 1944 में बॉम्बे में उद्योगपतियों का एक समूह इकट्ठा हुआ और उन्होंने एक संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि आर्थिक नियोजन किया जाए। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक नियोजन पर उन्होंने जोर दिया और इसे हम बॉम्बे प्लान के नाम से भी जानते हैं। बॉम्बे प्लान 1944, जिसमें उद्योगपतियों के एक समूह ने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव किया था। तो योजना के लिए ये हमारा पहला कदम था, 1944 का बॉम्बे प्लान। आगे देखिए, फिर इस बॉम्बे प्लान जैसे हमारा देश आजाद हुआ, चर्चा चली कि किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए। तो उसके माध्यम से हमने 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बनाया और उसके बाद फिर कुछ विवाद शुरू हो गए। जैसे कल हमने पढ़ा था, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को ज्यादा महत्व दिया गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को ज्यादा महत्व दिया गया, गति को तेज रखने के लिए बात कही गई। तो अब विवाद खड़ा हो गया। दो तरह के लोग थे, दो तरह की विचारधारा वाले लोग थे कि कृषि को ज्यादा महत्व दिया जाए या उद्योगों को ज्यादा महत्व दिया जाए। चौधरी चरण सिंह जी, जो एक किसान नेता भी थे, उन्होंने कहा कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, 70% जनसंख्या कृषि के कार्यों में लगी हुई है, इसलिए खेती को सबसे पहले बढ़ावा देना चाहिए, बांध बनाने चाहिए, बिजली का उत्पादन करना चाहिए, इस तरह की परियोजनाओं में ज्यादा पैसा लगाना चाहिए। और इसी के माध्यम से उसमें भाखड़ा नंगल डैम और हीराकुंड डैम जैसी परियोजनाओं पर निवेश किया भी गया। दूसरी तरफ जेसी कुमारप्पा, टीसी कुमारप्पा, वो भी एक गांधीयन थे जिनकी पढ़ाई अमेरिका और इंग्लैंड में हुई थी, गांधी जी के विचारों से काफी प्रभावित थे। वो चाहते थे कि देश में कृषि के साथ साथ छोटे छोटे उद्योग धंधों को भी लगाया जाए, कुटीर उद्योगों पर भी उन्होंने जोर दिया था। तो ये लोग तो वो थे जो कृषि के पक्ष में थे कि कृषि को महत्व दिया जाना चाहिए। एक बात उनके पास ये भी थी कहने को कि हमारे पास न तो उतना पैसा है उद्योग जिससे हम उद्योग स्थापित कर सके, और न ही हमारे पास इतनी तकनीक है जिसके माध्यम से हम अच्छे उद्योग चला सके। तो फिर रास्ता क्या बचता है कि धीरे धीरे विकास किया जाए, पहले कृषि का विकास किया जाए, उसके बाद धीरे धीरे उद्योगों का विकास किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरी हमारी पंचवर्षीय योजना थी, उसके जो योजनाकार थे पीसी महलनोबिस, उन्होंने और ऐसे ही कई उद्योगपतियों ने ये कहा कि सिर्फ धीमी गति से विकास करने से विकास नहीं होगा, हमें विकास की रफ्तार को तेज करना होगा, हमें आधुनिकीकरण लाना होगा। जैसे पश्चिम के देशों में उद्योगों को बढ़ावा देकर के जल्दी से जल्दी उन्होंने अपना विकास किया है, उसी तरह से हमें भी विकास करना होगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसी
बात को माना गया कि उद्योगों का विकास किया जाए पहले, कृषि को नेग्लेक्ट किया गया और इसका परिणाम ये हुआ कि हम खाद्यान्न के क्षेत्र में भी पिछड़ गए और उद्योग भी हमारे ज्यादा अच्छे नहीं बन पाए क्योंकि हमारे पास तकनीक की कमी थी और दूसरी तरफ बाहर से जो आयात था उसको भी कम कर दिया गया और घरेलू जो उद्योग स्थापित करने की कोशिश की गई उसके लिए हमारे पास तकनीक नहीं थी। तो इस तरह से ये विवाद उस समय चरम पर था कि कृषि को ज्यादा महत्व दिया जाए या उद्योगों को ज्यादा महत्व दिया जाए। तो फिर क्या हुआ, जैसे ही कृषि को ज्यादा महत्व दिया गया तो उससे उद्योगों को जब ज्यादा महत्व दिया गया तो कृषि में हम पिछड़ गए, खाद्यान्न का संकट हमारे पास आ गया। फिर भूमि सुधार के लिए कई कार्यक्रम बनाए गए, फिर नीति बनाई गई कि जो लोग जमींदार हैं उनको तो भूमि से कोई मतलब है नहीं और जो किसान लोग हैं वो बेचारे गरीबी की जीवन जी रहे हैं, तो भूमि के नियमों में सुधार किया जाए और जमींदारों के चुंगल से भूमि को निकाल करके किसानों को दिया जाए जो कि रियल में उसके हकदार होने चाहिए, जो आए दिन उसके ऊपर खेती करते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। इस तरह के कानून बनाए गए, जमीन की हदबंदी की गई, छोटे छोटे खेतों को बड़े खेतों में इकट्ठा करके बड़े बड़े खेत थोड़े से बनाए गए और किसानों को इसमें ज्यादा महत्व दिया गया। तो फिर क्या हुआ, जैसे ही उद्योगों को ज्यादा महत्व मिला तो खाद्यान्न का संकट आ गया। खाद्यान्न का संकट इस कदर आया कि बिहार में 1965 और 67 के दौरान भयंकर अकाल पड़ा और मृत्यु दर 34% तक पहुंच गई। जो कैलोरी थी प्रति व्यक्ति कैलोरी जो लोग लेते हैं 2200 कैलोरी से घट करके 1200 कैलोरी रह गई, लोग भूखे मरने लगे। और जैसे कि पंजाब और हरियाणा में तो था उस समय अनाज, लेकिन उस समय एक और पद्धति चलन में थी, जोनिंग पद्धति, इलाका बंदी। इस इलाका बंदी में क्या होता था कि एक जगह का खाद्यान्न दूसरी जगह पर नहीं जा पाता था। तो बिहार में जो थोड़ा बहुत अनाज था वो भी बहुत ज्यादा महंगा हो गया। बिहार के 9 जिलों में तो उत्पादन 50% से भी कम हो गया और 5 जिले तो ऐसे थे जहां पर 1/3 उत्पादन भी नहीं हुआ और इस तरह से बिहार भूखमरी के कगार पर आ गया और ये खाद्यान्न का बहुत ही भयंकर संकट हमें देखने को मिला। तो फिर क्या हुआ, खाद्यान्न का संकट इतना, तो पूरे देश में हलचल मच गई, इतना ज्यादा संकट हो गया खाद्यान्न का, बाहर के देशों से हमें अनाज मंगवाना पड़ा जिससे हमारी मुद्रा, विदेशी मुद्रा भी घटी और फिर जिससे भी हम चीज लेंगे वो किसी ना किसी तरह हमारे हितों को भी प्रभावित ही करेगा। तो उस समय अमेरिका से हमने अनाज लेना शुरू किया तो अमेरिका ने अपनी नीतियों से हमें प्रभावित करना भी शुरू कर दिया। तो ये बहुत ही संकट का दौर था इस समय। जो तीसरी हमारी पंचवर्षीय योजना थी वो पूरी तरह से असफल हो गई थी। उसके कई कारण थे, जैसे अकाल का पड़ना और दूसरा उस समय युद्ध भी हमें झेलने पड़े थे 1962 और 1965 के। तो इस तरह से खाद्यान्न का भयंकर संकट आया। बुद्धिजीवियों ने सोचना शुरू किया इसके बारे में कि क्या किया जाए। तो फिर हरित क्रांति की शुरुआत हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हरित क्रांति क्या है और इसके क्या परिणाम निकले। हरित क्रांति, हरित क्रांति एक सरकार की तरफ से बनाई गई ऐसी नीति है जिसमें उन किसानों को फायदा पहुंचाया गया जो कि जहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध थे और जो पहले से समृद्ध थे। नोट कीजिए इसको, क्या है हरित क्रांति? उन लोगों को, उन किसानों को उन क्षेत्रों में फायदा पहुंचाना जहां पर सिंचाई के साधन पहले से मौजूद हैं और जहां के किसान पहले से समृद्ध हैं। तो बात क्वेश्चन आता है कि वो तो पहले से ही अच्छे, उन्हें क्यों दिया गया? तो इसमें उस समय हमें खाद्यान्न के संकट से उभरना था और ये दलील दी गई कि अगर जो पहले से जहां सिंचाई के साधन है अगर हम उनको थोड़ा सा और देंगे तो वो बहुत कम समय में बहुत अच्छा उत्पादन कर देंगे। और खासकर गेहूं की फसल के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया।
हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को इससे सबसे ज्यादा फायदा मिला। हरित क्रांति के तहत किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज, खाद इत्यादि कम दामों पर मुहैया कराए गए और उन्हें यह भी गारंटी दी गई कि उनके द्वारा तैयार उपज को सरकार अनुमानित दामों पर लेगी, खरीदेगी। इस बात की भी उन्हें पूरी गारंटी दी गई थी। तो ये थी हमारी हरित क्रांति। 1960 के दशक में जब देश बहुत ही बुरी तरह खाद्यान्न के संकट से जूझ रहा था, तो उस दौरान हरित क्रांति चलन में आई, हरित क्रांति की नीति अपनाई गई थी। आई होप समझ गए होंगे। तो इसमें इसके फिर सकारात्मक परिणाम भी निकले और कुछ नकारात्मक परिणाम भी निकले। सकारात्मक परिणाम तो ये रहा कि खाद्यान्न में एकाएक बढ़ोतरी हो गई। हमारा देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया और किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा होने लगा और जो ग्रामीण जो गरीबी थी उसमें कुछ कमी आई। हम जो विदेशों के ऊपर निर्भर हो गए थे खाद्यान्न के लिए, वो हमारी निर्भरता खत्म हो गई और हम अपनी जरूरत के बाद कुछ इतना भी अनाज उत्पादन करने लगे कि हम उसका निर्यात कर सके। दूसरी तरफ इसके नकारात्मक प्रभाव भी हुए। ये उन किसानों को फायदा दिया गया जो पहले से सही थे। जहां पर सिंचाई की सुविधाएं नहीं थी उन किसानों को इसका कोई फायदा नहीं मिला और इसलिए जो दक्षिण भारत के किसान थे उन्होंने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया था, क्योंकि वहां पर फायदा इस हरित क्रांति का नहीं मिला था। तो अब हो गए हरित क्रांति के बारे में हमने पढ़ लिया, खाद्यान्न संकट के बारे में पढ़ लिया, भूमि सुधार कानून और कृषि बनाम उद्योगों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आगे जो बहस है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आगे हमारी क्या बहस हुई कि हमारे जो संसाधन है, हमारे जो काम है, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का जो काम है, वो निजी हाथों में सौंपा जाए या सार्वजनिक हाथों में सौंपा जाए। तो आपको पता होगा उस दौरान दो मॉडल प्रचलित थे, एक पूंजीवादी मॉडल और दूसरा मॉडल था समाजवादी मॉडल। पूंजीवादी मॉडल में हर चीज को निजी हाथों में सौंपने की बात कही गई थी, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था की बात कही गई थी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई थी। जबकि समाजवादी मॉडल में सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया था और सरकार को का हस्तक्षेप को बढ़ाया गया था कि राज्य को वो सभी कार्य नीतियां बनानी चाहिए जो हर एक व्यक्ति के भले के लिए हों। तो उस दौरान दो मॉडल प्रचलित थे। हमारी परिस्थितियों के अनुसार हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसमें कुछ क्षेत्रों को निजी हाथों में सौंपा और कुछ क्षेत्रों को सार्वजनिक हाथों में सौंपा, सरकार को दे दी कुछ चीजें, जैसे गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम हैं या बड़े बड़े उद्योग हैं। इस तरह के काम हमने सरकारी कारखाने सरकार के अधीन कर दिए और जो छोटे कारखाने थे, छोटे उद्योग धंधे थे, वो निजी हाथों में ले लिए। तो इसकी भी बड़ी आलोचना हुई, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा आपस में खींचतान हुई। दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों ने इसकी आलोचना की। आपको पता है कि दक्षिणपंथी वो लोग होते हैं जो पूंजीवाद का समर्थन करते हैं, जो उद्योगपतियों को ज्यादा स्वतंत्रता देना चाहते हैं, जबकि वामपंथी विचारधारा के लोग गरीब और मजदूर किसान के हितैषी होते हैं और वो सरकार पर दबाव डालते हैं कि जो भी नीतियां बनाई जाए वो समाज के हर एक तबके को ध्यान में रखते हुए बनाई जानी चाहिए। तो इन दोनों ही तबकों में काफी बहस छिड़ गई। अब इसमें बात आई कि निजी हाथों में क्या क्या चीजें, निजी जो तर्क थे वो क्या थे, निजी हाथों में सौंपने के तर्क। इसमें इसके जो प्राइवेट जो सेक्टर था उन्होंने कहा कि हमें पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं दी गई सरकार ने सिर्फ वही काम हमें सौंपे जो कि सरकार नहीं करना चाहती थी। दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि जो आयात के ऊपर है वो शुल्क बढ़ा दिया। शुल्क बढ़ाने से बाहर की चीजें हमारे देश में नहीं आई, न बाहर की तकनीक आई। इस बात पर जोर दिया कि घरेलू उद्योग धंधों को विकसित किया जाए।
घरेलू उद्योग धंधों को विकसित करने के लिए हमारे पास इतना कंपटीशन नहीं था, और उद्योग धंधे इसमें कंपटीशन की कमी थी, प्रतियोगिता की कमी थी, और प्रतियोगिता की कमी होने के कारण न तो वो सामान सस्ता हो पा रहा था और न ही उसकी क्वालिटी सुधर रही थी। ये समस्या थी निजी हाथों में सौंपने से। और जो व्यापारी लोग थे वो अपना फायदा ज्यादा से ज्यादा देख रहे थे, और इसमें लाइसेंसिंग प्रणाली का भी, लाइसेंसिंग और जो परमिट है उसको देने की जिम्मेदारी सरकार को सौंपी गई, जिससे कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ा। दूसरी तरफ जो हमारी सार्वजनिक क्षेत्र था उसमें भी कुछ कमियां थी। लोगों ने ये कहकर भी आलोचना की कि सरकार ने गलती की है, सरकार ने जो चीजें निजी क्षेत्रों में नहीं सौंप सकती थी वो अपने हाथों में ले लिया। जो उद्योग धंधे पहले से ही जिनके विकसित होने की ज्यादा संभावना नहीं थी वो सरकारी क्षेत्र में आ गए, और सरकार को तो फिर घाटा होना ही था, उसकी तो फिर आलोचना होनी ही थी। सरकार ने गरीब लोगों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और एक ऐसा पूंजीपति मध्यम वर्ग उभर करके सामने आया जो अपना मोटी तनख्वाह कमाता था, और गरीब लोगों की तरफ कोई विशेष उसमें ध्यान नहीं दिया गया था। तो इस तरह से निजी बनाम सार्वजनिक क्षेत्र में काफी बहस हुई, और आखिर में हम देखते हैं कि हमारे जो नेताओं की बनमन साथ है, हमारे नेता चाहते हैं कि हर बंदे का विकास हो, लेकिन आपने देखा होगा कि जो पूंजीपति वर्ग है, जो जमींदार वर्ग है, जो पैसे वाला वर्ग है, वो कहीं ना कहीं हमेशा से ही राजनीति में हस्तक्षेप करता आया है, और राजनीति में कहीं ना कहीं उसकी घुसपैठ अवश्य ही रही है, जिससे कि नीतियों का सही फायदा बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुंच पाता। नीतियां गलत नहीं थी, लेकिन उनका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पाया। इस वजह से हमारी जो योजनाएं थी 1950 से 51 से लेकर के 1980 तक की जो हमारा ग्रोथ रेट था वो मुश्किल से 3 से 3.5% का रहा, और हमारी योजनाएं बहुत ज्यादा सफल नहीं हुई। लेकिन उन्होंने एक आधारशिला तैयार कर दी, उन्होंने जागरूक कर दिया हमें कि इस तरह से योजना बना करके हम आगे के समय में अपनी अच्छी तरह से उनका क्रियान्वयन करके हम अपने अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। तो भारत में नियोजन की प्रेरणा सोवियत संघ से मिली। बॉम्बे प्लान 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने अपना एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था। योजना आयोग 1950 में बनाया गया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, और मुख्य विवाद थे इसमें कृषि बनाम उद्योग, जो चरण सिंह जी थे, और इसमें जो टीसी कुमारप्पा थे उन्होंने कुटीर उद्योगों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, और दूसरी तरफ हमारे जो उद्योगों के पक्ष में थे टीसी महालनोबिस, उन्होंने उद्योगों को तेज गति देने के लिए बात कही। तो इस तरह से फिर हमने पढ़ा खाद्यान्न संकट के बारे में, फिर हमने पढ़ा भूमि सुधार के बारे में कि भूमि सुधार के लिए जो जमींदारों के हाथों से जमीन को निकाल करके निजी हाथों में, किसानों के हाथों में उसे सौंपा गया, जिससे कि वो किसान अपने आप को थोड़ा सा डेवलप कर सके। तो इस तरह से निजी बनाम सार्वजनिक क्षेत्र, उसमें भी 2 मॉडल थे जिनमें हमने दोनों में से ही कुछ जो हमारे काम की बातें थी वो हमने ली, मिश्रित मॉडल को हमने अपनाया। दोनों तरह की विचारधाराओं ने इसका विरोध किया, दक्षिणपंथी ने भी और वामपंथी ने भी इसका विरोध किया। तो इस तरह से फिर हमने खाद्यान्न के संकट से उबरने के लिए हरित क्रांति अपनाई, जो कि बहुत ही फायदेमंद हमारी रही। और आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे, आगे की वीडियो में हमें योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद हमें पढ़ना है कि योजना आयोग के जो उपलब्धियां क्या रही हैं और उसके उद्देश्य क्या थे। थैंक यू।